हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो क्लास 10 है उसका प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4। तो उसके आगे के कुछ प्रश्न अगर संभव हो सका या लाइट नहीं गई तो बाकी आपको पता है एक या दो सवाल कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छा और मस्त सवाल है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। देखिएगा, प्रश्न ये कहता है कि HCF 306,657 का दे रखा 9 दोनों संख्याओं का HCF। तो एक तो है पहली संख्या और पहली संख्या यानी क्या मान लेंगे उसको A, तो वो हो जाएगी 306। फिर B यानी दूसरी संख्या वो दे रखी है 657 और HCF दे रखा है 9। HCF बराबर दे रखा है 9 और हमें क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। प्यारे मित्रों, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखें, और अगर देखी है तो आप सभी को पता होगा मित्रों कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, दो पूर्णांकों का गुणनफल A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। बेसिक पार्ट जब चालू हुआ था इस प्रश्नावली का तब लिखवाया था। नहीं है पता तो उनको भी जाकर देखें और उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ए यानी पहली संख्या दे रखी है बेटा 306, बीच में इनटू और बी यानी दूसरी संख्या दे रखी है 657 और बराबर में HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है सर जी? 9 इंटू LCM कितना है गुरुजी? LCM हमें क्या करना है बेटा? निकालना है। LCM निकालना है तो इंटू वाला 9 कहां जाएगा बटेवा में? तो 306 इंटू 657 और बटेवा में आ जाएगा इधर 9 और बराबर में क्या होगा? LCM। आ गया समझ में? फिर 9 से इस संख्या को क्या कर दो? काट दो। 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 4 36। तो आंसर हो गया 34 इंटू 657 बराबर LCM। दोनों का क्या करवा लेते हैं? गुणा। तो ये 657 और इंटू ये 34, 4 7 28 के 8 हासिल के 2 20 और 22 के 2 हासिल के 2 24 और ये 26 इंटू 21 का 1 हासिल का 2 15 16 17 का 7 हासिल का 1 3 6 18 19। वाह वाह, मजा आ गया गुरुजी गुणा का। तो 3 ये 7 13 का 3 हासिल का 1 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1 ये 2 हो गए 22 33 8 22,338। इसका क्या हो गया मित्र? LCM। ये लो भाई, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं कि इसका एलसीएम अपन ने कैसे निकाला। कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए बेटा कि गुरुजी इन दोनों का एलसीएम तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी दोनों को साथ में लेकर भी तो निकाल सकते थे ना, पर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने कहा कि इनका HCF दे रखा है 9, फिर LCM निकालना है। और अगर कभी भी HCF दे रखा हो या LCM दे रखा हो, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी हो और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो मित्र आपको, तो आपको जो है इसी फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पहली संख्या तो हो गई A, तो A बराबर हो गया 306। दूसरी संख्या हो गई B बराबर 657 और HCF दे रखा है 9 और LCM फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। लो जी, A का मान लिखा, फिर इंटू, फिर B का मान 657 बराबर का बराबर HCF का मान 9 इंटू का इंटू LCM। गुरुजी LCM का मान निकालना, LCM का मान निकालना है तो इंटू वाले को कहां भेजेंगे? बटेवा में। तो इंटू वाली चाल दी बटेवा में, 9 से काटा इसको 34 बार, 34 को इसे गुणा करवा लिया तो आ गया 22,338। आप चाहो तो पहले गुणा करवा कर बाहर भी लगा सकते हो। क्लियर ना मामला? ठीक है भाई, क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर आपको क्लास समझने में तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करते जाइएगा लास्ट में। अभी फिलहाल आपको समझना है, अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आज अपन इसको खत्म कर ही देते हैं 1.1 को। अगला प्रश्न है मित्र, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर
समाप्त हो सकती है। वाह जी, ये हमें जांच करनी है। मैं तो यूं कहूंगा कोई भी संख्या जीरो पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंड में क्या हो, 2 और क्या हो, 5 हो। उस संख्या के गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी वह संख्या जो है किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसने कहा 6 की घात n की बात करें बेटा, तो 6 की बात करें अपन, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड निकाल लूं मैं, 2 × 3। तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे गुरुजी। कभी भी किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, चाहे एक एक बारी हो, पर 2 और 5 दोनों आने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है मित्रों, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पे लिख देंगे अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए, गुणनखंड में 2 व 5 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। लो जी, ये प्रश्न अपन ने लिख दिया। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके आगे वाले नेक्स्ट प्रश्न की। कंप्लीट समझ में आ गया ना भाई, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जांच कीजिए कि क्या कोई संख्या प्राकृत संख्या n के लिए जो है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं मित्रों, तो नहीं हो सकती। क्यों, गुणनखंड निकाला 6 का, 2 × 3 हुआ गुरुजी, तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम 2 × 5, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 इसमें नहीं है, जो कि इसमें नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है ना, तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आया समझ में। बात करें आगे वाले प्रश्न की अपन, चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6 और फिर 7वां, लास्ट एंड फाइनल है, बस खत्म करते हैं आज इसको। लीजिए, ये हो गया अपना 4था और 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न देखिएगा, मैं तो यूं कहूंगा 7 का साथ आप रिवीजन करते जाइए। आज जो अपन ने पढ़ा ना, उसको आज शाम को, अगर शाम को क्लास देख रहे हो तो सुबह आप रिवीजन करो उसका, 100% आपको याद हो जाएगा। सवाल समझना तो दूर, आपको याद हो जाएगा। किसी चीज को अपन 2 बार देख लेते हैं कंटिन्यू एक दिन के घेप में, तो वो अपने को क्या होती है, याद हो जाती है, रट्टा हो जाती है। रट्टा मारना नहीं है, पर रिवीजन करोगे तभी तो आएगा ना। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि प्रश्न नंबर, इसको रहने देते हैं, प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, यही है प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। लो जी सर, अब ये पूछ रहा प्रश्न कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाई, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करें पहली संख्या की अपन, पहली संख्या देखिएगा कैसे करना इसको सोल्व। लो सर, पहली संख्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या सेम है, बीच में प्लस आ रहा ना, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, गुरुजी 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 को ले लो बाहर। 13 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 7 × 11, 13 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 7 × 11, 13 निकल गया, फिर क्या बचा यहाँ पे प्लस, और 13 निकल गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 1। आया समझ में।
दोनों में 13 सेम सेम मिल रहा था तो 13 को लिया बाहर, तो 7 और 11 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा तो गुणा में लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस का प्लस और कुछ नहीं बचा तो प्लस में तो 1 लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, तो क्या हो गया 1। तो बाहर इन सभी के गुणा में, इधर बाहर इन सभी के गुणा में क्या आ रहा है 13, बाहर गुणा में 13 आ रहा है, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा 13 का भाग जाएगा, तो अपन लिख देंगे जो कि 13 से भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 का भाग जा रहा है, किसी और खुद में किसी और संख्या का भाग चला जावे तो वो भाज्य होती है, तो इसके गुणा में 13 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 13 का भाग जाएगा, और संख्या 13 थोड़े क्या, संख्या तो 13 से गुणा होने के बाद ये गुणा होगी तो पूरी मोटी संख्या आएगी, तो कुल मिलाकर सीधी सस्ती बात है गुणा में 13 आ गया, इसलिए ये संख्या क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। अगले में भी ऐसे ही करना है, देखना बेटा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर प्लस में क्या है 5। लो जी दोनों में क्या सेम मिला गुरुजी, 5 सेम मिला, मजा आ गया गुरुजी सेम सवाल देख के। तो ये 5 हो गया तो 5 बाहर ले लिया तो क्या बचा 7 × 6, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, लिख लो भले गुणा में लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, और × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा। आया समझ में, दोनों में 5 सेम सेम था तो उस सेम को अपन ने निकाल ले लिया बाहर, और गुणा में जो बचा बाकी सब वैसा वैसा लिखा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे तो 1 लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे कि गुणा में जैसे इधर 13 आ रहा था ना, वैसे इधर गुणा में कितना आ रहा 5 आ रहा है, यानी कि जो कि किससे भाज्य है, जो कि 5 से भाज्य है, और जो कि 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। लो जी देखो बहुत आसान सवाल है, केवल और केवल दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो ना उस कॉमन पार्ट को बाहर उठा लो, और फिर क्या करो कि कह देंगे कि कॉमन पार्ट गुणा में आ रहा है, इसका मतलब उसमें भाग जा रहा है, और भाग जा रहा है इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, और भाग जाएगा तो भाज्य संख्या होगी, तो इसलिए ये वाजिब है कि ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न बेटा इसका सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां काफी बड़ा है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपको केवल समझा देता हूं और सोल्व कर देता हूं यहां पर। तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको उतारना है तो। उठाया भाई, चलिए आगे बात करें अपन सवाल नंबर 7वां ये क्या, हाँ 7वां प्रश्न है ना, 7वें प्रश्न की बात करते हैं अपन। प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको, फिर लिखना कैसे है वो भी समझा देता हूं मैं। प्रश्न नंबर है अपना ये 7 और अपना इसका सीख रहे हैं सॉल्यूशन आंसर। प्रश्न ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का एक मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता है, और उस पथ के चारों ओर जो है ना एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट। सोनिया को लगा समय, ऐसे लिखेंगे सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 एम, मतलब क्या हो गया मिनट, लिख दो बोले MIN 18 मिनट MIN। और फिर रवि जो है छोरा घड़ा घसूता उसको 12 मिनट लगते हैं भाई, यानी कि छोरियां धीरे दौड़े और छोरा ज्यादा फास्ट, तो रवि को लगा समय, रवि खुश हो गया होगा अभी क्लास देख रहा होगा, रवि को लगा समय, देख रहा है भाई, देख रहा है तो कमेंट कर दे। रवि को लगा समय कितना है 12 मिनट। सोनिया भी खुश हो गई होगी पर थोड़ा सा मायूस होगी क्योंकि नाम तो आया पर समय ज्यादा बता दिया इसका, ये छोरी पाछे रह गई। ये लो 12 मिनट, सोनिया को लगा समय तो 18 मिनट है और रवि को लगा समय क्या है 12 मिनट है। तो प्रश्न ये कहता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर जो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। छोरा तो रवि और छोरी सोनिया दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, पर छोरी की स्पीड कम है और छोरा की स्पीड ज्यादा है तो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा कितना समय लगेगा कि दोनों वापस घूमते घूमते आगे पीछे होते 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 फिर वापस पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। एक ही स्थान पर गुरुजी एक साथ एक स्थान की बात करें ना, एक साथ एक स्थान में एक साथ की बात करें आप तो उसमें याद रखिएगा आपको क्या निकालना है LCM। क्या निकालना है बेटा
एलसीएम तो इस सवाल में कहा कि दोनों कब वापस पुनः एक ही स्थान पर एक साथ मिलेंगे, तो यानी कि इसमें क्या निकालेंगे एलसीएम, तो यहां पे निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम प्यारे मित्रों कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का साथ में, 2 का भाग इसमें 9 बार, 2 का भाग इसमें 6 बार, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और ये 1 बार, फिर 3 का भाग इसमें 1 और ये 1, 3 × 3 9, 9 2 18, 18 2 36, यानी कि अतः ऐसे लिख दूं पहले तो LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 3, तो कितना हो गया 36। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः दोनों 36 मिनट बाद एक साथ प्रारंभिक स्थान है ना, ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लो जी मिल गए, 36 मिनट के बाद वापस जो है अपनी दोस्ती को मजबूत करेंगे। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर ये छोरा और छोरी दोनों मिलेंगे। तो ये था अपना सवाल, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न इस प्रश्नावली 1.1 का। 1.2 भी अवेलेबल हो जाएगी, 1.3 भी, और 3 है ही नहीं, और फिर दूसरी और दूसरी के बाद में तीसरी, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे अपन। तो वीडियो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और पुरानी क्लासेस भी आपको देखनी है तो वो कहां पर मिलेगी पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास जो है 10th की 2026-27 की पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, मिल जाएगा पूरा जितना भी हो चुका है और आगे भी उसी में ऐड हो जाएगी। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।